हेलो बच्चों, तो जेईई एडवांस मैथमेटिक्स 2026 पेपर 2 का डिस्कशन कर रहे हैं। तो पेपर जैसे मैंने पेपर 1 में भी बोला कि पेपर का लेवल 24-25 के मुकाबले थोड़ा बेटर किया उन्होंने, लेकिन ठीक ही है, ऐसे बहुत मुश्किल नहीं है। एक क्वेश्चन पेपर 1 में काफी मुश्किल था, पेपर 2 में तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं कि वेरी डिफिकल्ट है। हाँ, एक क्वेश्चन काफी अच्छा है बट नॉट कि नहीं हो सकता वाला लेवल पे नहीं है। एक पेपर 1 में था कि नहीं हो सकता था एग्जाम में, उसको आप देख सकते हो वहाँ उस डिस्कशन की वीडियो से। चलिए इसका देखते हैं। तो एक फंडामेंटल पे ही बेस्ड क्वेश्चन था, पी क्यू आर ऐसे पॉइंट्स दे दिए उन्होंने और ये दे दिया ए परपेंडिकुलर है। तो अगर परपेंडिकुलर है तो ए डॉट ए माइनस बी 0 होगा, तो ए डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट बी हो जाएगा, है ना। ए डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट बी हो जाएगा। अल्टीमेटली चाहिए क्या आपको, अल्टीमेटली क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो हाफ ए क्रॉस ए प्लस बी का मॉडुलस चाहिए, ये चाहिए ना एरिया। तो हाफ ए क्रॉस ए तो 0 हो जाएगा, ए क्रॉस बी का मॉडुलस चाहिए। तो अल्टीमेटली हमें ए बी का मॉडुलस चाहिए, उसके बीच एंगल चाहिए, ठीक है, ये चीज चाहिए हमें। चलो देखते हैं, ए प्लस बी का मॉडुलस स्क्वायर एक्सपैंड करो तो मॉडुलस ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए डॉट बी इज इक्वल टू 21। दूसरे लेग को करिए, मॉडुलस ए स्क्वायर मॉडुलस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए डॉट बी इज इक्वल टू 9। इनको अगर आप सबट्रैक्ट कर दीजिएगा तो 4 ए डॉट बी 12 आ जाता है, तो ए डॉट बी 3 आ जा रहा है, ए डॉट बी 3, ए डॉट बी 3 है, माइंड इट, ए डॉट बी के इक्वल है, तो मॉडुलस ए स्क्वायर 3 है, ठीक है, मॉडुलस ए स्क्वायर 3 है। और यहाँ डालो वैल्यू, यहाँ डालो, यहाँ डालो, यहाँ पर मॉडुलस ए स्क्वायर 3 है, तो 3 प्लस मॉडुलस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए डॉट बी निकाल चुके हो, 6 इक्वल टू 21 है, तो मॉडुलस 9 12 मॉडुलस बी स्क्वायर 12 है, ठीक है, मॉडुलस ए स्क्वायर 3 मॉडुलस बी स्क्वायर 12। तो अब ए क्रॉस बी मॉडुलस स्क्वायर क्या होता है, ए क्रॉस बी मॉडुलस स्क्वायर तो आप जानते ही होंगे कि मॉडुलस ए स्क्वायर मॉडुलस बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर होता है, जानते हैं ना। तो मॉडुलस ए स्क्वायर मॉडुलस बी स्क्वायर कितना है, 12 into 3 36, 36 माइनस माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर 9 27, तो 27 का स्क्वायर रूट 1/2 इंटू रूट 27 दैट इज ही रूट 3/2। पहला क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा। तो पेपर 1 का जो पहला क्वेश्चन था, खैर वो तो पहला सबका जंबल टप इधर उधर हो सकता है, हो गया होगा पेपर में, लेकिन जो है फाइनल देखने में उससे पहला क्वेश्चन पेपर 1 का थोड़ा चैलेंजिंग था। इसका पेपर 1 का पहला, पेपर 2 का जो पहला क्वेश्चन है वो एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ये करके बताना है आपको, क्या पहचान ही रहे हो कि परपेंडिकुलर टैंजेंट है तो किसकी तरफ इशारा है, परपेंडिकुलर टैंजेंट है बच्चे किसकी तरफ इशारा है, परपेंडिकुलर टैंजेंट कहाँ पे टकराते हैं, डायरेक्ट्रिक्स पे, और जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वो फोकल कॉर्ड होता है। तो एक पॉइंट जो है इसका 280 देखोगे, 280 32 है, एक खुद इसका 4 है, तो 8t 32 है, तो t की वैल्यू 4 है। और दूसरा जो पॉइंट होगा, पैराबोला है ना, एक पॉइंट पे टेंजेंट है, दूसरे पे टेंजेंट है, टेन परपेंडिकुलर हो गया, तो ये जो कॉर्ड है फोकल कॉर्ड है ना, ये जो कॉर्ड है फोकल कॉर्ड है, इसका t है, इसका -1/t होता है। तो इसका जो t1 और t2 कह दो, तो जो t2 हो जाएगा वो -1/4 हो जाएगा। तो जो क्यू पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा ए टी टू स्क्वायर कॉमा 2a t2, कैलकुलेशन कर लोगे आप। ए क्या चीज है, ए 4 है और बताइए, तो ये कौन सा पॉइंट है, एल बी द लेंथ एट अनदर पॉइंट, ये अनदर पॉइंट x1 y1 यहाँ से आ जाएगा ना, x1 y1 यहाँ पे आ जाएगा बस। और इनफैक्ट उसकी भी जरूरत नहीं है, उसकी भी जरूरत नहीं है, फोकल डिस्टेंस चाहिए ना हमें, वी वांट दिस, अगर आप इसको p बोल दो, वी डू नॉट इवन नीड द पॉइंट, हमें p और ये q चाहिए ना, q चाहिए ना, आपको एस क्यू चाहिए, याद है एस क्यू का फोकल डिस्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है a1 + t स्क्वायर, होता है a1 + t स्क्वायर, a1 + t2 स्क्वायर, t2 के लिए निकाल रहे हैं, तो a क्या है भाई, यहाँ पर a4 है, 1 + t2 स्क्वायर है 1/16, तो 4 × 17/16, तो 17/4 मैच करना चाहिए आंसर, यस 17/4 दिस। पहले दो क्वेश्चन तो एकदम बहुत इजी थे इसके। डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे आसान वाला कॉन्सेप्ट कौन सा होता है, वेरिएबल सेपरेबल, और ये वेरिएबल सेपरेबल ही है। हाँ, लास्ट की कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी है बट थोड़ा तो कुछ देंगे ही देंगे यार, बाकी बहुत इजी है। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो y4 ऊपर चला जाएगा कॉमन होके y4,
e की पावर x y4 प्लस 1 सॉरी y4 प्लस 1 ऊपर चला जाएगा e की पावर x कॉमन होके और y क्यूब नीचे आ जाएगा कॉमन होके dy ये e की पावर 5x प्लस 1 ऊपर रह जाएगा और e की पावर x कॉमन लिया e की पावर y क्यूब कॉमन लिया तो e की पावर 5x प्लस 1 हो गया यहाँ e की पावर x कॉमन लिया हाँ e की पावर x नीचे रह गया dx वेरिएबल सेपरेबल इजीली इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या इंटीग्रेशन बनेगा इसका ये y बन गया y का y स्क्वायर बाय 2 हो गया प्लस 1 बाय वाई क्यूब का क्या हो गया माइनस 1 बाय 2 वाई स्क्वायर आता है ना इंटीग्रेट करना तो मैं अच्छे से e की पावर 4x है तो 1 बाई 4 e की पावर 4x और ये e की पावर माइनस x है तो माइनस e की पावर माइनस x प्लस c तो अब डालिए क्या डालना है x कर निकाल लो यार अब तो निकाल लेना कैलकुलेशन ठीक है क्या लेना है तो क्या कैलकुलेट करके देखिए x 0 बाई 1 बाई रूट 2 c आ जाएगा तो वापस ये लेकिन थोड़ी सी मेहनत पड़ेगी इतना कैलकुलेशन तो कर लोगे थोड़ी सी मेहनत क्या वाई स्क्वायर को t मानोगे तो t में क्वाड्रेटिक आ जाएगा और वाई स्क्वायर की वैल्यू ही तो ये आ जाएगी ना ये वाई स्क्वायर की वैल्यू है ना तो y की वैल्यू इसका रूट हो गई समझ रहे हो ना ये चीज वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी ना ये चीज वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी ना ये तो y की वैल्यू इसका रूट हो जाएगी कर लो अब इंडेफिनिट भाई सिंपल कई बार होता है ना इंडेफिनिट का क्वेश्चन होता है उस पर लिमिट लगा देते हैं बेसिक इंडेफिनिट का क्वेश्चन है ये सबको पता है हमें क्या करना 3 की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस 3 की पावर 1 माइनस एक्स dx तो अगर आप 1 प्लस 3 की पावर माइनस एक्स को t डाल दोगे तो 3 की पावर माइनस एक्स लॉग 3 इंटू माइनस 1 dx dt हो जाएगा तो आपके पास 3 की पावर माइनस एक्स dx तो है आपके पास 3 की पावर माइनस एक्स dx तो है तो क्या करना पड़ेगा आपको माइनस 1 बाई लॉग 3 नीचे उतारना पड़ेगा है ना माइनस 1 बाई लॉग 3 नीचे उतारना पड़ेगा बाकी सारा तो इंतजाम है आपके पास dt बाई तो माइनस 1 बाई लॉग 3 लॉग ऑफ t किसको माना था आपने t माना था 1 प्लस 3 की पावर माइनस एक्स को और लिमिट डालेंगे फिर आप 0 से 2 कर लेंगे आंसर निकाल लेंगे चेक कर लेना आंसर 1 बाई 3 आता है इसका ठीक है फाइन निकालेंगे ना आंसर तो इतनी जल्दी जल्दी करा दिए सब बहुत इजी क्वेश्चंस हैं सिंगल चॉइस वाले क्वेश्चंस काफी इजी है ठीक है जो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन थी डिफरेंशियल इक्वेशन वाली थी वो भी कुछ खास इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं ये कैलकुलेशन करनी तो आती है ना वैल्यू डाल के फिर लॉग की प्रॉपर्टी लगा के तो जो फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है एक बहुत मुश्किल नहीं है बट जब 4 क्वेश्चन जो अभी आप करके आओ फटाफट उसके सामने थोड़ा मुश्किल तो लगेगा तो सबसे इजी ऑप्शन देखते हैं सबसे इजी ऑप्शन डिग्री निकालने का सी ऑप्शन जब पूरा एक्सपैंड कर दोगे तो डिग्री मैक्सिमम 20 आ जाएगी 10 बार डिफरेंशिएट करोगे तो 10 की डिग्री रह जाएगी तो ये ऑप्शन तो एकदम सही है तो ये ना मल्टीपल में भी कुछ कुछ देते हैं वो कि यार कुछ कुछ ऑप्शन बहुत इजीली फिगर आउट कर लिया आगे बढ़ो अगर बाकी नहीं दिख रहा तो ये तो दिख ही रहा है ये तो सही ही है ठीक है बाकी पे फोकस करते हैं ठीक है अब कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 8 को टारगेट करो x की पावर 8 बनने के लिए x की पावर 8 बनने के लिए अगर इसको एक्सपैंड करते आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 10 सोचो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 10 अगर आप सोचोगे तो 10c 0 माइनस 10c 1 एक्स स्क्वायर ऐसे करके बनेगा 10c 1 एक्स स्क्वायर इस तरह बनेगा तो 8 बनने के लिए 10 बार डिफरेंशिएट करने के बाद भी 8 बन जाए 10 बार डिफरेंशिएट भी किया जा रहा है ना 10 बार डेरिवेटिव लेने के बाद भी 8 बन जाए तो डेरिवेटिव लेने के पहले 18 रहा होगा ना डेरिवेटिव लेने के पहले 18 रहा होगा ठीक है 18 रहा होगा तभी तो 10 बार डिफरेंशिएट करके वो 8 बन पाएगा तो 18 कब रहा होगा सोचो माइनस 18 कब रहा होगा 10c 9 x टू द पावर 18 ये रहा होगा ठीक है इसको क्या होगा 10 बार डिफरेंशिएट आपने अच्छा जब 10 बार डिफरेंशिएट किया तो कुछ x की पावर्स भी इकट्ठा हो गई होंगी है ना जब 10 बार डिफरेंशिएट किया तो x की पावर्स भी आ गई होंगी तो क्या आ गया वो सोचो जरा माइनस 10c 9 तो आया ही है फिर क्या आया 18 आया 17 आया 11 आया कहाँ तक आ गया 9 तक आया होगा 10 बार डिफरेंशिएट किया तो अब यार ये सब तो आप कर चुके हो इंटू 8 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल तो ये तो है पहला ऑप्शन है ना ये तो है पहला ऑप्शन बिल्कुल वैसे ही लास्ट डी ऑप्शन देखो डी ऑप्शन कांस्टेंट टर्म के लिए x की पावर 10 को टारगेट करते हैं तभी तो 10 बार डिफरेंशिएट करके कांस्टेंट बन गया होगा x की पावर 10 को देखोगे तो माइनस 10c 5 x की पावर 10 रहा होगा इसको 10 बार डिफरेंशिएट करो इसको 10 बार का डिफरेंशिएट करोगे आप तो पेज पे देख लो
माइनस 10c5 x टू द पावर 10, इसको 10 बार डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस 10c5 तो आएगा 10 9 पूरा 1 तक आ जाएगा, तो माइनस 10c5 माइनस ऑफ 10c5 इंटू 10 फैक्टोरियल आ जाएगा, माइनस ऑफ 10c5 इंटू 10 फैक्टोरियल आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी से मैच नहीं करता है, ठीक है, जो ऑप्शन डी से मैच नहीं करता है, तो ऑप्शन बी, अब ऑप्शन बी सबसे अच्छा था इसमें देखने का। तो किसी बच्चे को अच्छा टाइम कम था तो वो ए और सी देख के आगे बढ़ सकता था, लेकिन चलो डी भी इतना मुश्किल नहीं देख लेते, सॉरी बी भी इतना मुश्किल नहीं देख लेते, बी के लिए देखते हैं एफ ऑफ 1 एफ ऑफ -1, ठीक है। सोचो पहले एफ एक्स को इस नजरिए से देखो आप, अगर हमें डिफरेंशिएट करने के बाद 1 रखना है, एफ एक्स 10 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद रखना है, अगर डिफरेंशिएट करने के बाद हमें 1 रखना है तो ऐसे अलग अलग तोड़ो, x प्लस 1 की पावर 10 x माइनस 1 की पावर 10, और सोचो प्रोडक्ट में लगता जाएगा बहुत सारा। जब x माइनस 1 प्रेजेंट रहेगा तो 1 डालने पे 0 मिल जाएगा, है ना, 1 डालने पे 0 मिल जाएगा, राइट, आ रही बात समझ। तो इस टर्म को देखो, x प्लस 1 की पावर 10 इंटू 10 x माइनस 1 की पावर 9, और बहुत सारी और टर्म्स रही होंगी, 9 बार और डिफरेंशिएट करना है, बहुत सारी और टर्म्स है, लेकिन हम उनको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि उनमें x माइनस 1 की पावर 10 प्रेजेंट है, तो 9 बार और डिफरेंशिएट करने के बाद भी x माइनस 1 रह ही जाएगा, तो x को 1 डालने पे 0 ही मिलेगा, समझ रहे हो। तो इसी टर्म को देख रहे हैं। अब देखो d8 dx8 क्या बनेगा, x प्लस 1 की पावर 10 इंटू 9 इंटू x माइनस 1 8, बाकी टर्म्स को इग्नोर करें क्योंकि बाकी टर्म्स लिख के देखो नहीं किसी को रियलाइज हो रहा, तो बाकी टर्म्स में ना डिफरेंशिएशन के बाद आखिरी में जब 1 डालोगे तो 0 ही मिलेगा। अब समझिए क्या हो रहा है, इकट्ठा होते 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 फाइनली जब 1 डालेंगे तो ये पूरा गायब हो चुका होगा, तो जो f ऑफ 1 है वो 10 फैक्टोरियल है ना, 10 फैक्टोरियल, और x को 1 डालने पे क्या बनता है 2 की पावर 10, ठीक है। अब देखो ये जो फंक्शन है आपका, ये वाला फंक्शन इवन फंक्शन है, 10 बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये इवन ही रहेगा, है ना, इवन को डिफरेंशिएट करते तो ऑड बनता है, ऑड को डिफरेंशिएट करते तो वापस इवन बनता है, स्विच होता रहता है। तो कोई फंक्शन अगर इवन था ये वाला, तो 10 बार डिफरेंशिएट करने के बाद भी इवन ही रहेगा ना, तो एफ ओ माइनस 1 अलग कैसे आ जाएगा, एफ ओ माइनस 1 भी सेम आ जाएगा, एफ ओ माइनस 1 भी सेम आ जाएगा, तो दोनों एड अप होके 2 की पावर 11 हो जाएगा, दोनों एड अप होके ये 2 की पावर 11 हो जाएगा, तो ये वाला तो मल्टीपल वाले में काफी टाइम लग रहा है कंपेयर टू जो सिंगल वाले थे, ये भी अच्छा है, ये भी मुश्किल क्वेश्चन ही मानूंगा मैं इसको। तो इंटीजर सॉल्यूशन है, राइट, इंटीजर मल्टीपल, तो कुछ मान लो कि m और n इसके रूट्स है, माइनस n मान लो, क्योंकि ताकि m और n पॉजिटिव मान ले ना, मान लो माइनस m इसके रूट है, माइनस m, और ये तो आप जानती हो कि 2b इज इक्वल टू a प्लस c होता है, ये एक चीज है। एक चीज ये देख ले, तो माइनस m इज इक्वल टू माइनस b बाई a, m और n इंटीजर्स हैं, जो माइनस m हमने रूट माने हैं, तो b इज इक्वल टू a टाइम्स m प्लस n। जिसमें टेक्निक हम यूज करने जा रहे हैं ना, वो पहले भी एग्जामिनेशन पूछी गई, बट एकदम स्ट्राइक नहीं करती अगर कम देखा हुआ है तो। प्रोडक्ट ऑफ रूट देख लो, माइनस m माइनस n c बाई a, तो c इज इक्वल टू a m n। इन दोनों लेटर्स को रिप्लेस करो, यहाँ पर 1 में रिप्लेस करो, तो 2a m प्लस n इज इक्वल टू a प्लस a m n, a हटा दो तो 2m प्लस 2n प्लस 2n इज इक्वल टू mn प्लस 1, उधर लिख कर जाओ mn माइनस 2m, जो मैं करूंगा आप 100% आपने देखा होगा। अब इधर m माइनस 2 इंटू n माइनस 2 का प्रोडक्ट बनता है 4 होना चाहिए, तो 4 ऐड किया तो 3 हो गया। m और n क्या थे, ये देखा है ना आपने पहले भी, m और n क्या थे, m और n इंटीजर्स हैं, अच्छा m और n इंटीजर्स हैं, राइट, सुन रहे हो मेरी बात, m और n इंटीजर्स हैं, m और n इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर का प्रोडक्ट अगर 3 होगा और m और n पॉजिटिव इंटीजर थे, तो क्या क्या हो सकता है सोचो, विदाउट एनी लॉस ऑफ जेनिटी आप m-2 को बड़ा मान लो, m-2 छोटा मान लो, फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी करो। तो m-2 अगर 1 हो गया तो m3 हो गया, m-2 अगर 3 हो गया तो m5 हो गया, तो 3 और 5 रूट्स आ गए बेसिकली, 3 और 5, 3 और 5 रूट्स आ गए, तो मतलब माइनस m और n 3 और 5 आ गए, तो रूट्स तो -3 -5 हैं, तो जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, x² प्लस 8x प्लस 15 बन जाएगी ना, या इसका कुछ मल्टीपल बनेगी, है ना, सम ऑफ फ्रूट प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, सम ऑफ फ्रूट्स प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, ये इसका मल्टीपल बनेगी, फिर बहुत इजीली दिख जाता है ना, फिर बहुत इजीली दिख जाता है, ये है तो a भी 15 है, b अगर 8 है तो x = 3 is a root of, x = 3 is not root, x = -3 is a root of, both the roots are odd integer,
सही है। c माइनस बी इज एन इंटीजर, c माइनस बी 15 माइनस 1 14, ये तो c माइनस 15 माइनस 1 14, सॉरी 15 माइनस 8 ना, हाँ ऑफ कोर्स ये तो है ही, ये तो है ही, c माइनस बी इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ, इसका कोई मल्टीपल ही होगा ना, तो 15 माइनस 8 7 इंटीजर मल्टीपल, ठीक है, तो एबीसी इसका सही आंसर हो जाएगा। वेरीफाई कर लेते हैं, यस एबीसी सही आंसर। फाइन, तो ये दोनों, अब जो पेपर देखो, पेपर 4 क्वेश्चन बच्चा बंदा एकदम फ्लो में कर गया, 2 क्वेश्चन अचानक से ब्रेक लग गया, तो ठीक है, थोड़ा पेपर में ऊपर नीचे होता रहता है, इमोशंस कंट्रोल करके मैक्सिमाइज करने की कोशिश करनी है। ये इजी क्वेश्चन है, अगेन पर कैलकुलेशन जो है वो आप खुद कर लेना, कैलकुलेशन में आइडिया डिस्कस कर लेते हैं। 3D में 2 पॉइंट्स हैं, तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, एस फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट, तो बोर्ड एग्जाम के बच्चों को ही पता होता है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालना होता है। लाइन की इक्वेशन है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इस पे पॉइंट एज्यूम करते हैं, है ना, ये कौन से पॉइंट है, पी और क्यू, इसे पॉइंट एज्यूम करते हैं, लैम्डा के फॉर्म में सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसका वेक्टर का डॉट 0 कर देते हैं, इज सिंपल एज दैट, तो उससे ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ गया। अब क्या बोला गया है, आर से पॉइंट है जो पीटी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, एस 1:2 में, कुछ ऐसी लाइन की बात हो रही है, PS1 है और PT2 1:2 में डिवाइड कर रहा है, तो आपको अगर P मिल चुका है, S मिल चुका है, P मिल चुका है, S मिल चुका, तो T नहीं निकालोगे, सेक्शन फॉर्मूला का रेशियो पता है तो T आ जाएगा, बस खत्म। उसके बाद तो फिर कैलकुलेशंस हैं इसमें, ऑर्थो सेंटर के लिए क्या करना पड़ेगा, एल्टीट्यूड की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, और एल्टीट्यूड की इक्वेशन लिखना तो आता है ना, है ना, एल्टीट्यूड की इक्वेशन लिखना तो आता है ना, मैं कभी भी 3D में भी, है ना, इस लाइन का वेक्टर पता होता है, तो इस लाइन इसका वेक्टर पता है, पॉइंट पता है, तो इस एल्टीट्यूड की इक्वेशन पता है ना, ये इसका वेक्टर पता होता है, तो इसका मतलब इससे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हो ना, इससे बेसिकली इस पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हो ना, राइट, इस पॉइंट से पी आर टी जो भी पॉइंट है, तो टी से पी आर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हो, फिर आर से इस परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हो, ये सब पॉइंट्स पता चल जाएंगे, तो ऑर्थो सेंटर आ जाएगा सॉल्व करके। टाइम लग सकेगा लेकिन कम से कम आइडिया तो क्लियर है ना। अब देखो 5 और 6 में अगर आपने टाइम लगाया और आपसे नहीं हुआ, उससे तो अच्छा है कि इसमें टाइम लगाओ और क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। तो अब सब हर क्वेश्चन तो बच्चा एग्जाम में नहीं कर सकता, अगर आपको लगता है कि 5 और 6 मेरे से हो ही गए थे और इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, कर तो लूँगा, तो ठीक है, आपकी कॉल है, इग्नोर कर सकते हो, कुछ आसान चीज़ निकाल सकते हो, एरिया तो निकाल ही सकते हो, है ना, एरिया का तो निकाल ही सकते हो, ठीक है। और पीआरटी में भी देखो ना, पीआरटी में आप देखो ऑर्थो सेंटर और पीआरटी पूछा गया है, पीआरटी में एक परपेंडिकुलर तो दे दिया, एक में मेहनत करनी पड़ेगी आपको, पीआरटी में एक परपेंडिकुलर की इक्वेशन तो पता ही चल गई, एक के लिए बस मेहनत करनी पड़ेगी, तो कर ही लेना चाहिए इसको भी। तो आंसर इसका ए और डी है। जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन देते हैं कि बच्चा पता कर सकता हूँ मैं, करूँ कि ना करूँ, बस मेरे हिसाब से तो एक बार पेपर एक स्कैन मार लो, लगता है पेपर मुश्किल है तो जो क्वेश्चन आ रहा है वो तो करो ही करो। ये सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इधर लाओगे तो -5/x आ जाएगा, -x²। इंटीग्रेटिंग फैक्टर सभी को पता है कैसे निकालते हैं, बताने की जरूरत नहीं, कैसे 1/x आ जाएगा, e की पावर -1/x का इंटीग्रल पर -log x माइनस पावर में चला गया 1/x। सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ x² -x² इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y by x इज इक्वल टू -x²/2 प्लस c, तो y इज इक्वल टू -x³/2 प्लस cx। और दिया हुआ है कि x1 पे y 0 है, x1 पे तो -1/2 प्लस 1/2 होना चाहिए, तो ये c 1/2 हो जाएगा, तो बेसिकली x/2। अब इसका लोकल मैक्स लोकल मिन तो निकाल ही लोगे यार, इसका लोकल मैक्स लोकल मिन तो निकाल ही लोगे, निकाल लिया, डेरिवेटिव निकाल लेते फटाफट, dy by dx, डेरिवेटिव दिया तो था हमें इन y के टर्म्स में दिया था, y by x, चलो निकाल के टाइम लगेगा, तो -3x²/2 प्लस 1/2, तो 1 - 3x² है ना, 1 - 3x², y डैश इज इक्वल टू 1 - 3x²/2, तो साइन -1/√3 पे एक क्रिटिकल पॉइंट है, 1/√3 दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है, और ऐसे है, तो 1/√3 पे कौन सा पॉइंट है, 1/√3 पे लोकल मैक्सिमा है, 1/√3 पे लोकल मैक्सिमा है,
और फंक्शन इंक्रीजिंग 1 से 2 में गलत बात है, लोकल मिनिमम वाली बात गलत है। तो अभी तक हमें क्या समझ में आया कि इस पे लोकल मैक्सिमा सही है, ये गलत है, ये गलत है। और अब जी को सॉल्व करना है। जी क्या था, जी एक नया है, उसको सॉल्व करना है इसके साथ राइट हाफ में, ठीक है। जी इसको सॉल्व करना है, करते हैं। इसको इक्वल करेंगे 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3/2x, 4x क्यूब माइनस 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, 4x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3/2x इज इक्वल टू माइनस कहाँ गया, माइनस एक्स क्यूब बाई 2 प्लस एक्स बाई 2, माइनस एक्स क्यूब बाई 2 प्लस एक्स बाई 2, ध्यान देना राइट हाफ में ग्रेटर देन 0 में, तो 9x क्यूब बाई 2 माइनस 5x स्क्वायर प्लस x, ठीक है। तो x राइट हाफ में सिर्फ देख रहे हैं ना, x0 टू इन्फिनिटी में देखना है, तो x0 को तो काट ही दो, 0 को तो काट ही दो, तो बच्चा क्या 9x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2, तो दो पॉजिटिव रूट्स आ जाएंगे, साफ दिख रहा है, सम ऑफ रूट्स पॉजिटिव, प्रोडक्ट रूट पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव रूट्स आ जाएंगे, तो 2 ही तो चाहिए, वही बोल रहे हैं क्वेश्चन, है ना, 2 पॉजिटिव रूट चाहिए, यस सही है, ठीक है। तो मल्टीपल वाले में थोड़ी स्पीड देखो ब्रेक हो ही जाती है, सब जो हमने क्वेश्चन किए सारे, ये तो आइडिया वाइज थोड़ी मुश्किल थे, कैलकुलेशन वाइज थोड़ी मुश्किल थे, ये वाला फिर भी थोड़ा ठीक था। एक और मल्टीपल है, अब एस टी इक्वल टू ए बी सी डी लिखा है, तो एस टी तो निकाल ही लेंगे हम, है ना, एस टी तो निकाल ही देंगे, सॉल्व करके निकाल लेते हैं एस टी कैसे निकलेगा, तो 0 एस टी मल्टीप्लाई करो तो सीधा 0 माइनस 1 1 0, 2 क्रॉस 2 ये 0 माइनस 1 1 0 1 1 0 1, तो निकल रहा है पहला 0 हो गया, फिर अगला 0 ही हो गया, 0 ही हो गया, तो 0 0 इंटू 1 और 1 इंटू 0, ठीक है। 0 इंटू 1 ये भी 0 हो गया, माइनस 1 ये माइनस 1 हो गया, 1 इंटू 1 ये 1 हो गया, 1 इंटू 1 1 इंटू 1 ये भी 1 हो गया, देख लो ध्यान से, 0 इंटू 1 0 हो गया, माइनस 1 इंटू 0 0 हो गया, 0 इंटू 1 0 माइनस 1, 1 इंटू 1 0, 1 इंटू 1, ठीक है। तो हमें समझ में आता है कि a 0 है, b माइनस 1 है, c 1 है और d 1 है, ठीक है। एक करके देखते हैं ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन देखिए b प्लस आयोटा a, मतलब माइनस 1 बाई 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू आयोटा, तो गलत बात है, तो ऑप्शन ही गलत है। ओमेगा तो हम जानते हैं, ओमेगा ए ओमेगा, ए ओमेगा, ए मतलब 0 हो गया, तो b तो माइनस 1 हो गया, बी ऑप्शन देखें ना कि बी ऑप्शन माइनस 1 बाई 1 प्लस ओमेगा क्या होता है, माइनस 1 बाई माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 बाई ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा होता है, ये वाला सही है। चलो डी सी के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पहले हम डी निकाल लेते हैं। एच जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, एच एच क्या है, एच ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है इसमें वाई कोऑर्डिनेट उनका इमेजिनरी पार्ट उनका पॉजिटिव है, तो ए जेड प्लस बी बाई सी जेड प्लस डी भी में भी इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव ही होगा, देख लेते हैं डाल के, ए जेड प्लस बी बाई सी जेड प्लस डी, ए जेड प्लस बी, ए जेड प्लस बी बाई सी जेड प्लस डी, ए तो 0 हो गया, बी माइनस 1 हो गया है, सी 1 हो गया है, तो जेड प्लस 1, डाल दो इसको, एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस 1 प्लस आयोटा वाई, और वाई पॉजिटिव है, तो हमें अगर वाई इसका इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव दिखा तो काम हो जाएगा, तो माइनस 1 क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई ही करेंगे, और क्या कर सकते हैं, वाई नीचे स्क्वायर आ जाएगा, कुछ मॉडुलस जेड का स्क्वायर, कुछ मतलब मॉडुलस जेड का स्क्वायर गलत हो गया, कहने का मतलब एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट अगर आप देखेंगे इमेजिनरी पार्ट तो पॉजिटिव आएगा, माइनस माइनस 1, तो माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस आयोटा वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इमेजिनरी पार्ट क्लियरली पॉजिटिव है ना देख रहे हो बच्चों, जो इमेजिनरी पार्ट है इसका वो क्लियरली पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव तो चाहिए, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव तो चाहिए, ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा अब देखते हैं ये वाला, m is an integer greater than 2 such that st square is equal to st की पावर m, तो m पक्का 8 का इक्वल मल्टीपल होना चाहिए, तो st स्क्वायर ये रहा 0 1 माइनस 1 1 0 1 माइनस 1 1, st is equal to 0 1 माइनस 1 1,
एस टी स्क्वायर पहले निकालो, 0 1 माइनस 1 1, चेक कर लो सही है ना, 0 1 माइनस 1 1, 0 1 माइनस 1 1, ये निकलेगा कैसे, 0 इंटू 0 -1 इंटू -1 तो -1, 0 इंटू माइनस, अरे यार लाइन खींच गई, 0 1 तो 0 0 -1 आ गया, 0 तो गायब हो गया, -1 के साथ ये -1 आ गया, 1 इंटू 0 गायब, 1 हो गया, 1 इंटू -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 0 हो गया, ठीक है, एस टी स्क्वायर ही आ गया। अब एस टी 4 निकालते हैं, तो एस टी 8 तक पहुंचना है ना, -1 -1 1 0 -1 -1 1 0, तो 1 -1 ये 0 हो गया वापस से, 1 -1 0 हो गया, फिर 1 -1 फिर -1, तो 0 1 -1 -1 ये ST4 हो गया, अगले पेज पे लिखते हैं ST4 इज इक्वल टू 0 क्या था, 0 -1 1 -1, ST8 निकालते हैं, ST8 0 1 -1 -1 सेम 0 1 -1 -1, मैट्रिक्स में तो मल्टीप्लिकेशन देखो टाइम लग ही जाता है, तो करना ही पड़ता है, तो 0 0 गया, 1 -1 से -1 हो गया, 0 गया -1 हो गया, ST8 और ST2 क्या था, ठीक है आना चाहिए सेम, तो -1 0 गया, ये 1 हो गया, -1 प्लस 1 0 हो गया, मैच करना चाहिए, -1 1 -1 0 -1 1 -1 0 मैच कर रहा है देखो, तो ST8 आपने निकाल दिया, लेकिन आगे ध्यान से क्वेश्चन देखते हैं, तो ST स्क्वायर इज इक्वल टू ST8 तो आ गया, तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि ST स्क्वायर जब ST8 की इक्वल होगा या ST16 की इक्वल हो सकता है, ST24 की इक्वल हो सकता है, और किसी के इक्वल नहीं हो सकता, कि m हमेशा 8 का ही मल्टीपल होगा, तो हम डिस्प्रूव कर दें ऐसा तो गलत हो जाएगा, करते हैं डिस्प्रूव, कैसे करें, ST तो ST8 में अगर हम ST स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दें तो ST4 ही हो जाएगा, क्योंकि ST स्क्वायर ही तो था ही, ठीक है, अब ST8 में अगर हम ST4 मल्टीप्लाई कर दें, एक ST8 में हम 4 क्या मल्टीप्लाई कर दें, एक और 8 मल्टीप्लाई कर दें, तो ST में 4 ST8 में ST4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ST6 बन जाएगा, और ST6 हमने निकाला नहीं है, उससे ST6 निकाला नहीं है हमने, ST4 4 4 8 24, ठीक है, ST8 इंटू ST4, ST8 इंटू ST4, तो ST4 ST8 इंटू ST4, ST8 हमारा आ गया है ST2 के इक्वल, तो ST6 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ST स्क्वायर है, ST स्क्वायर है तो ST6 के इक्वल आ जाएगा, अब ST8 इंटू ST6 करेंगे, ST8 इंटू ST6 करेंगे, तो ये ST8 ST2, हाँ ठीक है, देखो ST8 ST2 है, ST2 इंटू ST6 करेंगे तो ST8 आ जाएगा, ठीक है, ST8 ही तो ST2 है ना, ST2 ST6 करेंगे तो ST8 आ जाएगा, तो आपने क्या प्रूफ कर दिया कि ST स्क्वायर इज इक्वल टू ST8 और ST8 किसके इक्वल है, ST14 के इक्वल है, तो ये जरूरी नहीं है कि ये 8 का मल्टीपल हो, तो जरूरी नहीं कि 8 का मल्टीपल 6 में जाएगा, 2 के बाद 8 फिर 14 फिर है ना, ST8 ऑफ कोर्स वो वापस से बन जाएगा, बट और भी बन जाएंगे इसके अलावा, तो गलत स्टेटमेंट है ये, ठीक है, BOD सही है। तो इंटीजर में आते हैं, इंटीजर देखो, अब ये बच्चा पता नहीं किस पैटर्न में था एग्जाम, लेकिन देखो कि जब पहले 4 आराम से कर लिए है ना,
सर मल्टीपल में एकदम से थोड़ा सा ब्रेक लग गया, इंटीजर में तो पहला ही क्वेश्चन मुश्किल है, बट इंटीजर में आगे क्वेश्चन सारे इतने मुश्किल नहीं, ठीक है, ये अच्छी बात थी। तो करते हैं पूरा सॉल्व। अब जब इस क्वेश्चन को आप देखोगे ना, मैं सजेस्ट करूंगा इस वीडियो को पॉज करके सोचो आप इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में जो हो गया, पॉज करके सोच लिया। इस क्वेश्चन में सबसे मेन जो चीज है पता करना है कि एफ कैसा नेचर है एफ का, जरा सोच के देखो एक बार कि इसे मेनली ये पता करना है कि एफ इंजेक्टिव है, F11 है, उसके बिना नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। F11 क्यों है? सोचो कि एक एग्जांपल लो कि मान लो F1 आपने 1 कह दिया और F3 भी 1 कह दिया, ऐसा कोई एग्जांपल लो। क्या हो रहा है कि पहले आप x भेज रहे हो, f के पास आ रहा है, फिर वो g के पास जा रहा है, वो g ऑफ fx मतलब 2 की पावर x बन के बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो अगर आप 1 भेजते हैं तो 1 ही पहुंचता है, तो ये 2 की पावर 1 बन जाता है। अगर आप 3 भेजते हो तो भी 1 ही पहुंचता है, फिर 2 की पावर 3 बन जाता है। तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि जी 1 को 2 की पावर 1 पे मैप कर दे और 1 को ही 2 की पावर 3 पे मैप कर दे? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, ऐसा नहीं हो सकता ना, राइट। तो इसलिए f को 1 1 होना ही पड़ेगा, समझ रहे हो मेरी बात? इसलिए f को 1 1 होना ही पड़ेगा। f अगर 1 1 नहीं हुआ तो f ऑफ 1 1 हो गया, f ऑफ 3 भी 1 हो गया। तो जब आप x1 भेज रहे हो तो ये 2 की पावर 1 पे मैप हो रहा है, x3 भेज रहे हो 2 की पावर 3 मैप हो रहा है। यहाँ देखो क्या हो रहा है, जी 1 को 2 की पावर 1 पे मैप कर रहा है, जी 1 को 2 की पावर 3 पे मैप कर रहा है। ऐसा कभी हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता, इसीलिए नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब f हैज टू बी इंजेक्टिव, f हैज टू बी 1 f पक्का 1 1 होगा। अच्छा उसके बाद क्या चीज है, ये कुछ इवेंट्स बोले गए हैं। हमेशा ना मुझे हमेशा पॉजिटिव इवेंट्स अच्छे लगते हैं, तो मैं एक ए इवेंट मान लेता हूँ, ए लिखा हूँ, कुछ मान लो पी इवेंट मान लो, पी इवेंट मान लेता हूँ कि f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 है, और क्यू इवेंट मान लेते हैं कि f ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 है। तो हमें क्या चाहिए, हमें पी एन ऑफ पी नॉट इंटरसेक्शन क्यू नॉट चाहिए, है ना। तो एन ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ से पी यूनियन क्यू का नॉट चाहिए, तो टोटल माइनस एन ऑफ पी यूनियन क्यू चाहिए ना, टोटल माइनस एन ऑफ पी यूनियन क्यू। तो टोटल माइनस एन ऑफ पी यूनियन क्यू, तो क्या होगा, टोटल माइनस एन ऑफ पी प्लस एन ऑफ क्यू माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू, ये चाहिए। टोटल इंजेक्टिव फंक्शन बनाना है, टोटल इंजेक्टिव बनाना है। इंजेक्टिव तो 7c5 into 5 फैक्टोरियल हो जाएगा टोटल, है ना, 7c5 into 5 फैक्टोरियल इंजेक्टिव हो जाएगा। माने सारे इंजेक्टिव बनाने हैं। एन ऑफ पी मतलब एफ ऑफ 2 2 होते हुए इंजेक्टिव, एफ ऑफ 2 अगर 2 हो गया, 2 2 हो गया तो बाकियों को मैप करना है इंजेक्टिवली। तो 6, उन 6 में से बचे हुए 6 इंजेक्टिव रखना है, इंजेक्टिव तो बचे हुए 6 में से 4 चाहिए, 64 into 4 फैक्टोरियल, 64 into 4 फैक्टोरियल, ये वाला तो सेम हो जाएगा 64 into 4 फैक्टोरियल माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू मतलब 2 2 पे मैप हो गया, 4 4 पे मैप हो गया, तो बचे हुए इन 3 के लिए मुझे उसे 3 चाहिए, कितने में से, 5 में से, तो 5 में से 3 चाहिए, तो 5c3 into 3 फैक्टोरियल ना, 2 और 4 से मैप हो गया ना, बाकियों के लिए 2 और 4 के अलावा। निकालोगे आंसर इसका, निकालो 7c5, तो इसका आता है 2520 माइनस ये देखो कितना आता है 62, 360 दो बार चला जाएगा, 720 तो 1800 हो गया, और इसे प्लस ये 60 हो जाएगा, तो 1860 हो जाएगा। तो एक पेपर 1 का जो 9th क्वेश्चन था वो और ये दोनों क्वेश्चन मुझे मुश्किल लगते हैं। पेपर 1 का 9th क्वेश्चन तो बहुत मुश्किल था, ये इतना मुश्किल नहीं, बट स्टिल एग्जाम के लिए तो है ही मुश्किल। देखो इसमें प्रोबेबिलिटी भी है, स्टैट्स भी है इसमें, तो 6 अलग अलग बुक्स हैं मैथ्स की, 5 फिजिक्स की, 11 बुक चुने गए हैं, 11 बुक में से इन 11 में से 6 बुक चुने गए हैं, और एक्स एब्सोल्यूट डिफरेंस है मैथ्स और फिजिक्स का। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना हो सकता है, सोचो, एक्स 0 हो सकता है। अगर 0 कब हो सकता है, जब आपने 3 3 चुना है, एकदम 3 3 चुना है, तो p ऑफ x कितना हो जाएगा, 3 3 चुना है तो बहुत इजी है, 6c3 into 5c3 बाई 11c6, है ना, p ऑफ x। फिर x 1 हो सकता है, सोच के देखो, एक का डिफरेंस हो सकता है क्या, अगर 6 बुक चुन रहे हो और तो एक का डिफरेंस कैसे होगा, कुछ हम दोनों का सम 6 है, राइट, दो जो मैथ्स और फिजिक्स की बुक चुन रहे हो उन दोनों का सम 6 है, उनका सम 6 है, तो सम इवन नंबर है, और डिफरेंस ऑड नंबर हुआ ना, इस चीज का अगर सम
इवन नंबर है, डिफरेंस मान लो ऑड नंबर हुआ तो 2a 7 हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना, ये और भी सब इंटीजर्स हैं तो सब ऑड नहीं हो सकता, तो इसका p ऑफ x 0 हो जाएगा, ऑड वाले सारे का 0 हो जाएगा, 1 का 3 का 5 का, ऑड होगा ही नहीं। 2 पे सोचो, 2 का डिफरेंस हुआ है, ध्यान से समझो इस बात को, 2 का डिफरेंस हुआ है तो 2 के डिफरेंस में हो सकता है 4 मैथ्स और 2 फिजिक्स, 4 मैथ्स और 2 फिजिक्स, तो 6c4 इंटू 5c2, 4 मैथ्स और 2 फिजिक्स, या उल्टा, या उल्टा 2 मैथ्स और 4 फिजिक्स। समझ रहे हो कैसे सोचना है? 11 से 6 x इक्वल टू 3 नहीं हो सकता, 4, 4 का गैप कैसे हो सकता है? सोचो 4 का गैप कैसे होगा कि 5 और 1 है ना, 5 और 1, तो इसमें से 5 चुन लिया, इसमें से 1 ले लिया, या इसमें से 1 ले लिया और इसका 5 ले लिया, और 6 में क्या हो सकता है? 6 में हो सकता है 6 और 0 हो सकता है, 0 6 तो नहीं हो सकता, 6 से 6 सारा मैथ्स ले लिया इसमें से। और अब मीन क्या होता है? मीन होता है सिग्मा पी आई एक्स आई, है ना, कर लो कैलकुलेशन कर लोगे, सिग्मा पी आई एक्स आई, सिग्मा पी आई एक्स आई, तो दिस इंटू दिस, ये तो 0 हो गया, दिस होल इंटू 2, दिस होल इंटू 4, दिस होल इंटू 6, ये होता है, और 77 से डिवाइड करो देखना 100 आ जाता है। सिंपल कैलकुलेशन है, कोई खास मुश्किल चीज भी नहीं है ना, सिंपल कैलकुलेशन है, कोई खास मुश्किल चीज नहीं है। ये तो बहुत इजी, वन ऑफ द इजीएस्ट, ये तो इतना इजी क्वेश्चन है यार, मतलब ये तो कर लो, ये नहीं बता रहा मैं, देख लो कैलकुलेशन हमारी, ये तो बहुत इजी, बहुत जस्ट वैल्यू एकदम फंडामेंटल क्वेश्चन है कि सिग्मा एक्स आई, आई रन्स फ्रॉम 1 to 10, टोटल 50 आ जाएगा, है ना, और फिर वेरिएंस का डेफिनेशन लिखोगे तो 7 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, आई रन्स फ्रॉम 1 to 10 बाई कितने नंबर से 10 माइनस 25, तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, आई रन्स फ्रॉम 1 to 10, ये 320 हो जाएगा, राइट। ऐसे करके आप 4 वाले के निकाले ना तो x9 प्लस x10 में इक्वेशन आ जाएगी, और x9 स्क्वायर x10 स्क्वायर में इक्वेशन आ जाएगी। 4 वाले के लिए करोगे तो दो इक्वेशन दोनों बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। x9 8 आ जाता है, x10 10, ये करके देखना, x9 8 आ जाता है और x10 10 आ जाता है, बहुत सिंपल से आंसर मिल जाता है, इसको बहुत ईजी है। मतलब स्टैट्स अभी तक मुश्किल नहीं किया उन्होंने, तो नहीं करेंगे भी करेंगे, ठीक है। तो इसमें एलिप्स है और हाइपरबोला एसेंट्रिसिटी से रेसिप्रोकली, फंडामेंटल पे बेस्ड क्वेश्चन है भी। तो इसकी एसेंट्रिसिटी जो एलिप्स की देखोगे आप तो क्या है, 1 माइनस 2/3 है, दैट इज 1/3 एसेंट्रिसिटी स्क्वायर, तो ई इक्वल टू 1/√3 एलिप्स का, तो हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी √3 हो जाता है, ठीक है। और फोकाई सेम है, तो फोकाई निकाल लो, इसका फोकाई क्या हो जाएगा, इसका 3√2 3√2 √6, तो एलिप्स का जो फोकाई है √6, 0, तो इसका जो हाइपरबोला का फोकाई है ए ई, मान लो ए ई, वो भी √6 है, मतलब a इंटू √3 √6 है, तो कैपिटल ए √2 है, तो कैपिटल ए स्क्वायर 2 है, और कैपिटल बी स्क्वायर होता है हाइपरबोला के लिए कैपिटल ए स्क्वायर ई एच स्क्वायर माइनस कैपिटल ए स्क्वायर, तो दैट इज 6 माइनस 2 दैट इज 4, तो कैपिटल बी स्क्वायर 4 है। तो हाइपरबोला की जो इक्वेशन है वो है x स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। अब पैराबोला के साथ सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू √5y बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1, राइट। 2 से मल्टीप्लाई करो तो वाई स्क्वायर उधर ले जाओ, माइनस 2√5, वाई स्क्वायर माइनस 2√5 प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो दिख रहा है √5 माइनस 1 √5 प्लस 1 रूट रहा है, डी वाले फॉर्मूले से कर लो, एक आ जाता है √5 माइनस 1, एक आ जाता है √5 प्लस 1, एक √5 माइनस 1 √5 प्लस 1। जरा देखो हो क्या रहा है, ये हाइपरबोला है, ये हाइपरबोला है और एक पैराबोला इसको कट कर रहा है, पैराबोला कट कर रहा है, ये वाला y2 है और ये वाला y1 है, छोटी बड़ी वाले तो नहीं, बड़ी वाली थी छोटी √5 प्लस 1 तक, बड़ी ऊपर वाला, एक √5 माइनस 1 है नीचे वाला, राइट। तो ये पॉइंट्स, ठीक है बच्चों। अब इसके बीच फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला है इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो हमें निकालना है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ये निकालना है।
तो y1 माइनस y2 का स्क्वायर तो बहुत इजी है, 4 हो गया। रूट 5 माइनस 1 रूट 5 प्लस 1 के डिफरेंस का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब x1 माइनस x2 का स्क्वायर, था दिमाग लगाओ, यहाँ देखो, तो रूट 5 y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर, है ना। तो y1 है रूट 5 इंटू रूट 5 माइनस 1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर। तो x1 स्क्वायर इज 5 माइनस रूट 5। सिमिलरली x2 स्क्वायर इज 5 प्लस रूट 5। तो इसको लिख सकते हो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2 x1 x2 प्लस 4। स्क्वायर्स को ऐड करेंगे तो बढ़िया सा नंबर 10 आ जाता है, 10 प्लस 4 माइनस 2। x इनको मल्टीप्लाई करोगे तो x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर आ जाएगा, उसका रूट ले सकते हैं। क्या है ये है 25 माइनस 5 20, तो 14 माइनस 4 रूट 5। तो a 14 है देखो वहां पर, और b माइनस 4, a 14 है b माइनस 4 है, तो 18 हो जाएगा आंसर आपका। तो कैलकुलेशन तो करवा रहे हैं यार, बट ठीक है ना, आइडिया ठीक ही है, इतना कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। इसमें क्या देखो, जैसे हमें क्वांटिटी वाले क्वेश्चन क्या करना पड़ता है, थोड़ी पहले जासूस की तरह बिहेव करना पड़ता है, पहले शक करना पड़ता है कि यहाँ गुंजाइश हो सकती है गड़बड़ की, फिर वेरीफाई करना पड़ता है कि उन पे कोई प्रॉब्लम वाकई है, फालतू शक कर रहे थे। तो कहाँ शक होगा, एफ एक्स पे देखो, इसकी वजह से शक होगा, इसकी वजह से शक होगा। तो जहाँ एक्स क्यूब इंटीजर होगा वहाँ एक्स इंटीजर हो ही जाएगा, है ना। एक्स क्यूब इंटीजर होगा एक्स इंटीजर हो ही जाएगा, उसके अलावा भी और पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे। तो सोचो एफ एक्स के लिए डाउट कहाँ पर है। मन में माइनस 26 की पावर 1/3, माइनस 25 की पावर 1/3 करते करते माइनस 1 0 1 करते करते 26 की पावर 1/3, 26 की पावर 1/3, तो 53 पॉइंट्स है, 53 पॉइंट्स। लेकिन अब ढंग से देखो इसको, 53 पॉइंट्स पे शक है हमें, लेकिन ना एक बार वेरीफाई करना भी जरूरी था। किस पे कैसे वेरीफाई करें, जैसे जीरो पे तो वेरीफाई करेंगे, जीरो पे थोड़ा अजीब सा बिहेव हो जाता है, तो जीरो पे को वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि ये साइन के अंदर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई जब बनेगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, तो साइन पाई 0 हो जाएगा, साइन पाई 0 हो जाएगा तो log 1 0 हो जाएगा, तो जीरो की इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी। सुना होगा आपने अपने टीचर से, जब जीरो की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है ना, तो आरएचएल एलएचएल में दिक्कत हो सकती है, वो सेम भी हो सकते हैं, क्योंकि ये वाली अलग लेके जा रहा है, यही जीरो गया तो क्या ही कर लोगे आप। इसलिए हम इंटीजर्स पे तुम्हें चेक करना ही पड़ेगा, है ना, -2 पे, -1 पे, 0 पे, 1 पे, 2 पे, तो चेक करना ही पड़ेगा कि कैसा बिहेव कर रहा है। और आप देख सकते हो बहुत आसानी से, जैसे जीरो पे देखो, जीरो पे देखो, जीरो पे ये एक्स एच माइनस ये एच हो जाएगा, एच माइनस जीरो, जीरो पे ये एच माइनस जीरो हो जाएगा, तो पाई एच जीरो हो जाएगा आर एच एल से। एल एच एल से देखो, ये 1 माइनस एच हो जाएगा, 1 माइनस एच, है ना, ये 1 माइनस एच हो जाएगा, तो पाई माइनस पाई एच एट एक्स इक्वल टू 0। एल एच एल देखोगे, अगर एल एच एल सिर्फ अंदर वाले पार्ट का देखो, सिर्फ पूरे को नहीं, इसको सिर्फ लिखो, तो साइन स्क्वायर पाई के अंदर में दिख रहा है आपको 1 माइनस एच हो जाएगा, आता है ना, देखना ये माइनस एच डाला, माइनस एच माइनस माइनस इसका जी एफ माइनस 1 हो गया, तो माइनस एच प्लस 1, है ना, माइनस एच, समझे बच्चा क्या बोल रहा हूँ ना, इसे माइनस एच डाला, माइनस एच माइनस माइनस एच का जी एफ, तो माइनस एच प्लस 1 जीरो पे, समझ रहे हो, तो 1 माइनस एच हो गया। अब देखिए 1 माइनस एच हो गया, तो साइन स्क्वायर पाई माइनस पाई एच, साइन स्क्वायर पाई माइनस थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो ये भी 0 हो गया, 0 की तरफ अप्रोच कर गया, मतलब 0 की तरफ अप्रोच कर गया, 1 log 1 0। अब ऐसे आप देखो सब पे होगा, इंटीजर्स पे चेक कर लेना, तो इंटीजर्स पे सब पे होगा तो 48 ही रह जाएंगे। 48 कौन से रह जाएंगे, इन सारे पॉइंट्स में से इंटीजर को हटा के -2 -1 0 1 2, मैंने आपको 0 पे करके दिखाया, चाहो तो मैं एक और 2 पे करके दिखा देता हूँ। 2 पे देखो, 2 पे आरएचएल देखो, 2 पे आरएचएल देखो, देखो ध्यान से, 2 पे आरएचएल यहीं से दिख जाएगा, 2 प्लस एच माइनस 2, बेसिकली एच ही हो जाएगा ये, 2 प्लस एच माइनस जेएफ 2 प्लस एच, ये 2 हो जाएगा, नीचे 2 प्लस एच माइनस जेएफ 2 प्लस एच, तो 2 प्लस एच माइनस 2, ये एच हो गया, तो साइन एच फिर 0 हो गया ना, वही कहानी रिपीट हो गई। -2 के लेफ्ट से देखो, 2 माइनस एच माइनस 2 माइनस एच, ये क्या हो गया, 2 माइनस एच माइनस 1, दैट इज 1 माइनस एच, और पाई 1 माइनस एच, पाई इंटू 1 माइनस एच, पाई इंटू 1 माइनस एच इज पाई माइनस पाई एच, तो साइन पाई एच, है ना, साइन पाई माइनस पाई एच हो गया ना ये, समझ रहे हो,
तो साइन पाई एच हो गया और वही कहानी रिपीट हो गया, आपको दिख गया होगा आर एच एल एल से यही जीरो हो जा रहा है, ये भले अलग अलग हो रहा है। बाकी पे क्या दिक्कत है, बाकी पे ये जीरो नहीं हो रहा और ये तो अलग ले ही जा रहा है, तो अलग चले ही जा रहे हैं, डिसकंटिन्यूटी आ ही रही है बाकी ऊपर। कौन से बाकी ऊपर, -2 -1 0 1 2 को छोड़ के। अब जीएक्स की कहानी देखो, जीएक्स में डाउट किस पे, जीएक्स पे सीधा सीधा शक है, जीएक्स पे जो शक है वो इंटीजर्स पे ही है, बाकी तो ठीक ही है। किस पे, किससे, -2 पे, -1 पे, 0 पे, 1 पे, 2 पे। फिर जीएक्स पे किस पे चेक करोगे, जीरो पे, जीएक्स पे 0 पे दिख रहा है, 0 पे दिख रहा है, चाहे अंदर जो मर्जी हो जाए, ये h³ और -h³ 0 पे पहुंचा देगा। 0 पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि h³ -h³ 0 पे अप्रोच कर जाएगा ना, जीएफ नहीं है बाहर, 0 पे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप 1 2 पे देख लो, 1 2 -1 -2 देख लो, अलग अलग वैल्यू आती है, चेक करके देखो, कर लोगे यार, 1 + h 1 - h करके देखना, अलग अलग वैल्यू आती है। तो बेसिकली क्या आता है कि इसकी वैल्यू ये आ जाते हैं 48 + 2 × 4। ध्यान से देखो, ए और बी में ओवरलैप नहीं हुआ, क्योंकि इसके जो पॉइंट्स है वो नॉन इंटीजर पॉइंट्स है और इसके पॉइंट्स सारे इंटीजर पॉइंट्स है, तो ओवरलैप नहीं हुआ, तो इसलिए इसका आंसर 56 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन पूछा गया है पहला क्वेश्चन, तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा, दोनों को बराबर करोगे तो e⁻x = e⁻x sin x + cos x आ जाएगा। e⁻x तो 0 हो नहीं सकता, कट जाएगा, तो sin x + cos x 1 आ जाएगा। अब sin x + cos x 1 कोई बड़ी बात नहीं है आप लोग के लिए सोच पाना, है ना। sin x + cos x 1 तो वहां से लिख लो, sin x + cos x 1 के लिए क्या क्या होगा आपने, √2 cos x - π/4 आता है, सब करना तुम्हें 1, ये 1 उधर गया, √2 बन गया, तो cos x - π/4 = cos π/4, है ना। ये आता है समझ में आपको कि x - π/4 = 2n π - π/4, x - π/4 2n π + π/4, तो एक x 2n π हो गया और एक x 2n π + π/2 हो गया। तो वैल्यूज ही लिखना बहुत इजी है, 0 से 10 पाई तक में चाहिए ना, 0 से 10 पाई में चाहिए ना, तो n को 0 कर डालते रहो, तो α1 पहला पॉइंट 0 मिल जाता है, α2 π/2, α3 देखो फिर 2 पाई मिल जाता है, α4 फिर 5 π/2 मिल जाता है, राइट, ऐसे चलता रहता है। α5 फिर, है ना, समझ रहे हो ना, α5 फिर ऐसी फिर 4 पाई रहता है, α6 फिर 4 पाई + 5 9 π/2 हो जाता है, α7 फिर 6 पाई हो जाता है, α8 गिनने की जरूरत नहीं है बट ठीक ही है, वही है 13 π/2 हो जाता है, α9 8 पाई हो जाता है, α10 17 π/2 हो जाता है, और α11 10 पाई हो जाके खत्म हो जाता है, तो 11 वैल्यूज आती है, इनकी वैल्यू 11 आ जाती है। अब अगला पार्ट है एरिया, ना, अगला पार्ट है एरिया, नेक्स्ट पार्ट आएगा एरिया फाइंड करने का। एरिया C1 C2 और x = α1 α4, इसलिए पूरा फाइंड कर लिया था मैंने, α1 α4 के बीच में एरिया फाइंड करना है, तो α1 α4 के बीच में एरिया फाइंड करना है, तो मैं देखना पड़ेगा ना कौन सा ग्राफ कब ऊपर है, कौन सा ग्राफ कब नीचे है, तो बेसिकली डिसाइड करना पड़ेगा कि sin x + cos x कब 1 से बड़ा है, कब 1 से कम है, उससे भी डिसाइड होगा कौन अपर है कौन लोअर है। तो sin x + cos x को ग्राफ अगर हमें बनाना है, तो ग्राफ बनाने में शिफ्टिंग की जरूरत पड़ती है, तो बेटर है कि साइन में लेकर चले जाए, है ना। इजीली हम ग्राफ बना के देख सकते हैं इसका, देख सकते हो ग्राफ बना के, ज़्यादा मुश्किल नहीं ग्राफ बनाना इसका, 0 से ग्राफ बनाना। तो आपको पता है ना ये सारी वैल्यूज किया होगा आपने पहले भी, कि ये वैल्यू ये 1 जो ये वैल्यू हो रही है, वैल्यू आ रही है, ये π/4 पीक आ गया और वापस π/2 पे 1 आ गया, फिर वापस ये कौन सा पॉइंट होगा, ये π/2 हो जाएगा, और यही पॉइंट फिर एक कितना गैप है, ये 2 पाई का गैप है, नहीं 2 पाई का गैप, राइट, ये 2 पाई का गैप वापस से आया साइकिल, तो 2 पाई + π/2 5 π/2, सॉरी ये π3 π/2 आ गया, 2 पाई आ गया। देखो ये वाला पॉइंट 0 है, 0 पे वैल्यू 1 है ना, 0 पे वैल्यू 0 डालो वैल्यू 1 आती है, π/2 पे डालो π/2 पे वापस से 1 आती है, 2 पाई डालो 2 पाई पे फिर से वैल्यू 1 आएगी, और ये 5 π/2 पे 5 π/2 पे चेक करो, 5 π/2 दैट इज 5 π/2 is 10 π/4, 11 π/4,
3 पाई, हाँ वापस से बनना चाहिए। तो 0 से π/2 तक में और 2 पाई से 5π/2 तक में ये 1 से बड़ा होता है। कौन? sin x प्लस cos x। तो 0 से π/2 तक में और 2 पाई से 5π/2 तक में ये नंबर बड़ा है, बाकी जगह ये छोटा है। तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे? एरिया निकालना है ना, तो 0 से 5π/2 इंटीग्रेट करना है। तो 0 से π/2, 0 से π/2 तक में कौन बड़ा था? 0 से π/2 तक में sin x प्लस cos x 1 से बड़ा है। तो e की पावर माइनस एक्स sin x प्लस cos x माइनस e की पावर माइनस एक्स प्लस π/2 से 2 पाई तक में उल्टा है, 2 पाई तक में sin x प्लस cos x 1 से नीचे चला गया था, तो ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। e की पावर माइनस एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स sin x प्लस cos x, और फिर 2 पाई से 5π/2 तक में वापस से sin x प्लस cos x माइनस e की पावर माइनस। बाकी हमने डिटेल कैलकुलेशन अपनी वेबसाइट पे डाल रखा है, वहाँ से चेक कर सकते हो। उसमें हमने इसका फॉर्मूला ही बताया कि आपके लिए होमवर्क है, डिराइव करना है। e की पावर x sin bx का फॉर्मूला होता है, उसका यूज़ उसकी ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर, नहीं तो दोबारा करना पड़ेगा। e की पावर x cos bx के फॉर्मूले की ज़रूरत भी पड़ती है यहाँ पर, ठीक है। बाकी डिटेल कैलकुलेशन हमने वेबसाइट पे करके दिखाया हुआ, वहाँ से आप रेफर कर सकते हो। टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, लेकिन जो एक पार्ट तो कितना जल्दी हो गया, एक पार्ट में थोड़ा टाइम लगेगा। और अगर सारा सॉल्व करोगे ना तो आपको दिख जाएगा कि ये जो एरिया है ना, एरिया में एक इंटीग्रल आता है, ये e की पावर माइनस π/2 आ रहता है, ये e की पावर माइनस 5π/2 फिर से आ रहता है, और ये e की पावर 5π/2 आ रहता है। ये दोनों e की पावर माइनस π/2 e की पावर 5 माइनस 5π/2 आ जाता है। करके देखना, पता चलेगा। तो e की पावर माइनस π/2 वाला पार्ट कैंसिल हो जाता है, बस e की पावर ये बच जाता है -1/π log, मैंने समझा ना बीटा में क्या आता है, बीटा आ जाता है अभी आपका, करके देखना, बीटा आ जाता है 2e की पावर माइनस π/2 प्लस e की पावर माइनस 5π/2, e की पावर माइनस 5π/2 ये रह जाता है बीटा। तो ये पार्ट चला गया, e की पावर माइनस 5π/2 रह गया, तो ये सब उड़ के 5/2 आ जाता है 2.5। कैलकुलेशन है थोड़ी, बट करने लायक है। हाँ, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, थोड़ा स्पीड अप हो जाता है उसे, वो सब हमने डिटेल कैलकुलेशंस में बताया हुआ है आपको। फिर इसका भी वही कहानी, एक पार्ट बहुत इजी, एक पार्ट में थोड़ा टाइम लगता है, बट उतना टाइम जितना उसमें लग रहा था, तो उसको सॉल्व करना है बस। देखो ये देख के पता चल रहा है सिमेट्री से x और y सेम है, x और y सेम है तो x2 y2 सेम है, दोनों 1/5 होंगे। तो जो p पॉइंट है वो क्लियरली बहुत इजीली दिख रहा है आपको, 1/√5 क्योंकि इनके स्क्वायर्स 1/5 थीटा एक एक्यूट एंगल है टेंजेंट्स के बीच में, तो डेरिवेटिव लेके m1 m2 निकालना पड़ेगा। पहले को डिफरेंशिएट करो, तो 2x प्लस 8y y डैश इज इक्वल टू 0 है। तो जो m1 है दैट इज -1/4, x और y तो सेम होके कैंसिल हो जाएंगे ना। उस तरीके से देखो m2 अब चेक कर लो, m2 -4 आ जाएगा। इसके बीच में tan थीटा का फॉर्मूला लगा लेना, tan थीटा इज इक्वल टू जो होता है अपना m1 माइनस m2/1 प्लस m1 m2। तो चेक करना 15/8 आता है, तो 4 से मल्टीप्लाई करने से 7.5 आ जाएगा, 15/2 आ जाएगा ना। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला बहुत इजी क्वेश्चन था। दूसरा जो पार्ट कह रहा है, इसके बीच में एरिया फाइंड करो, इसमें थोड़ी मेहनत लगती है। तो क्या होता है, पहले देखो थोड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा इसमें। तो एक एलिप्स ये है और एक दूसरा एलिप्स ये, तो बस इसको ऐसे करना है कि ऐसे कर्वेचर चला जाए ना, मैं कर्वेचर दिखाने की कोशिश करूँ ठीक से आपको। क्या दिखाने की कोशिश करूँ, थोड़ा डायग्राम एक्यूरेटली बनाना पड़ेगा। मेन पार्ट आप समझ के होगी कि जैसे ये पॉइंट है 1/5 और ये पार्ट यहाँ पे अंदर से जा रहा है ना, काफी अंदर से जा रहा है। मैं दोबारा बना लेते हैं यहाँ पर, और ये पार्ट इसके अंदर से जा रहा है, राइट, ठीक है। ये बेटर ग्राफ। तो क्या दिखाने की कोशिश थी मेरी, जिसमें इतना मेहनत कर रहा हूँ मैं, ये P पॉइंट है, राइट। ये 1, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1/√5 है P पॉइंट का।
इसका और जो ये वाला पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट 1/2। तो ये वाला जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो काम हो जाएगा, है ना। इतना पोर्शन, इतना एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो काम हो जाएगा ना। बाकी अब कैसे शेड किया जाए, देखो जो ये ग्राफ है, ये वाला ग्राफ यहाँ से यहाँ तक ग्राफ है, और फिर दूसरा ग्राफ देख लो आप, यहाँ से यहाँ तक ग्राफ है। ये ब्लू वाला कौन सा है, ब्लू वाला मैंने कौन सा लिखा है जिसमें एक्स की वैल्यू बड़ी है, थोड़ी सी एक्स की वैल्यू बड़ी किसमें, इसमें ये वाला एक्स की वैल्यू बड़ी कौन सी, ये वाली। तो y 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये वाला ग्राफ ऊपर है ब्लू वाला, ये कहाँ से कहाँ तक रन करे, 0 से 1/√5 तक dx प्लस ये वाला ग्राफ है रेड वाला भाई, इसका x कम है y ज्यादा है, x कम है। देखो इसको अगर आप ऐसे लिखोगे, इसको ऐसे लिखोगे x स्क्वायर बाई 1/4 तो y स्क्वायर बाई 1, तो दिख रहा है ना कि जो a है इसका 1/2 है और b 1 है। a कम है ना इसका, a कम है b ज्यादा है, वो माइनर एक्सिस वाला मेजर, y एक्सिस वाला मेजर एक्सिस है, x एक्सिस वाला माइनर एक्सिस है। तो ये वाला रेड वाला है, रेड वाला ये, ठीक है बच्चे। तो वो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट होगा, 1/√5 से 1/2 तक, और √1 माइनस ध्यान से 2x का स्क्वायर, 2 से डिवाइड करके फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख रहे हैं, कैलकुलेशन डिटेल हमने वेबसाइट पे कर रखा है अपनी, तो ये इंटीग्रेशन तो खुद कर ही लोगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाना, लिमिट डालना है, लिमिट डालोगे ना तो आपका आंसर साइन इनवर्स में आएगा, उसका वापस से tan इनवर्स से कन्वर्ट करोगे तो जाके आंसर आएगा। अरे समझते हैं, देखो ये क्या होगा, 0 से 1/√5 तो हो जाएगा 1/2 तो बाहर रहेगा, फॉर्मूला लगता है ना x/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स x, और लिमिट डलेगी इसकी 0 से 1/√5। ये पहला वाला था। दूसरे वाले में क्या होगा, दूसरे वाले में पहले ही 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 2x है, फिर फॉर्मूला लगेगा 2x/2 √1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 2x, और लिमिट डलेगी 1/√5 से 1/2। तो देखो क्या आता है, ये 4 से मल्टीप्लाई भी करना है बाद में, 1/√5 डालेंगे तो यहाँ से 1/2 एक आएगा, यहाँ से देखो क्या आएगा 1 माइनस 1/5 दैट इज 4/5 का रूट 2/√5, 2/√5 प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/√5, यहाँ से आ जाएगा प्लस 1/2, यहाँ से देखो यहाँ 1/2 डालोगे तो 0 ही हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 डालेंगे तो साइन इनवर्स 1 दैट इज π/2, तो π/4 आ जाएगा यहाँ पर, है ना, π/4 आ जाएगा। और माइनस 1/√5 वाला डालेंगे तो माइनस ये कट गया 1/√5 इंटू 1 माइनस 4/5 इट इज 1/5 अगेन 1/√5, तो ये वाले पार्ट से कैंसिल कर देगा x/2, x को 1/√5 डालना था ना तो 1/2√5, x को 1/√5 डालना था ना तो 1/2√5 इंटू ये इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है और इसका कॉन्ट्रीब्यूशन ये रहा, तो 1/5 बन रहा है, यहाँ भी 1/5 बन रहा है, वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। माइनस में 1/√5 डाला है तो 1/2 साइन इनवर्स 2/√5, ध्यान से करते जाइए, तो एक्सपैंड करोगे तो देखो 1/5 1/2 के साथ है, 1/5 1/2 के साथ है, वो कैंसिल हो गया, बचा क्या, बचा यहाँ से एक π/8 बच गया, π/8 प्लस 1/4 साइन इनवर्स 1/√5 माइनस साइन इनवर्स 2/√5, ठीक है। अब 4 टाइम्स लगाना है, 4 टाइम्स 4 इंटू एरिया शेडेड एरिया, 4 इंटू शेडेड एरिया चाहिए ना मैं टोटल एरिया की, तो ये π/2 हो गया, π/2 प्लस उसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दो, tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 2, ठीक है। तो π/2 प्लस tan इनवर्स क्या होता है 1/2 माइनस 2 दैट इज माइनस 3/2 बाई 2, तो π/2 माइनस tan इनवर्स 3/4, इसे कॉट लगेगा, है ना, इसे कॉट लगेगा,
कॉट ऑफ दिस, ये अल्फा है राइट, ये अल्फा है, तो अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स 3/4. cot alpha will be cot pi by 2 minus tan inverse 3/4. cot pi by 2 minus theta tan theta होता है, तो tan inverse 3/4 will be 3/4, that is 0.75. ठीक है, चलो इसमें रिवर्स देख लेते कौन कौन से क्वेश्चन करने लायक थे। तो इस दोनों पैराग्राफ में एक एक क्वेश्चन करने लायक था, दोनों पैराग्राफ में एक एक क्वेश्चन करने लायक था एग्जाम में। इंटीजर में एक ही क्वेश्चन करने लायक था, इंटीजर में चलो इसको इग्नोर करो, बहुत ज्यादा थी इसमें, ये करने लायक था। 3 क्वेश्चन हो गया, 4 बिल्कुल, 5 ये करने लायक था, ये थोड़ा मुश्किल था। 5 के बाद हाँ ये करने लायक था, 5 के बाद 6 ये बिल्कुल करने था। 7 8 टाइम लगेगा लेकिन करने लायक था। ये दोनों को नहीं गिन सकते क्योंकि थोड़े से ट्रिकी तो थे ना, ये थोड़े काफी नंबर सिस्टम टाइप पे बेस्ड थे, तो 8 आगे थे, इसको नहीं गिन सकते। और ये इंटीजर सारे करने लायक थे, तो देखो इसमें भी 11 12 सेम टाइप का काउंट बन रहा है कि 11 के आसपास के क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आप किसी भी तरीके से एक दो मिस भी करते हैं तो 9 10 टाइप के क्वेश्चन, 50 to 60% क्वेश्चन तो करने लायक थे। तो देखो काम मिस किया आपने, और जिनों का एग्जाम हो गया तो ठीक है, तो आगे की लाइफ में फोकस करो आप। जिनका एग्जाम बाकी है वो देखो कि क्या शॉर्टकमिंग्स है जो आप पूरी कर सकते हो। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट।